के लेक्चर में स्ट्रेट लाइन के कॉन्सेप्ट को एक स्टेप और आगे लेकर के चलते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रेट लाइन के बाकी के रिमेनिंग कॉन्सेप्ट्स और कोशिश करेंगे नेक्स्ट 1 से 2 लेक्चर में हम इस टॉपिक को फिनिश करें। आइए करते हैं स्टार्ट। बच्चों, ये डायग्राम स्ट्रेट लाइन का, राइट, और एक पॉइंट इस लाइन पर 2,3, एक पॉइंट इस लाइन पर 4,1 और एक पॉइंट इस लाइन पर a,0 और इस लाइन की इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। इस लाइन की इक्वेशन, ठीक है। तो जब भी कभी आपके पास में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट आ जाता है, याद रखिएगा, जब भी कभी ऐसा कोई कॉन्सेप्ट आ जाता है कि अपने पास इक्वेशन हो और उस लाइन के ऊपर पॉइंट्स गिवन हो, राइट, तो हम इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट, यानी ये x कोऑर्डिनेट, ये y कोऑर्डिनेट, ये x कोऑर्डिनेट, ये y कोऑर्डिनेट, ये x कोऑर्डिनेट, ये y कोऑर्डिनेट, इस इक्वेशन में x और y की जगह रख सकते हैं। रखना है ये नहीं कह रहा हूं मैं, रख सकते हैं। जैसे जब भी कभी आप इस तरीके की ट्रायंगल देख लेते थे 10th क्लास में, तो हम पाइथागोरस लगा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हर एक केस में पाइथागोरस लगता ही लगता है। पाइथागोरस तो तब लगाना है जब तीनों में से किसी एक की लेंथ को हमें कैलकुलेट करना है। खैर, तो यहां 2,3 को अगर x की जगह 2 और y की जगह 3 अगर मैं रखता हूं तो 2 + 3 = 5, तो यह आ गया 5 = 5। ठीक है, 5 = 5। चलिए, अगर 4,1 मैं इसमें रखता हूं तो यह हो जाएगा, किसी क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं, राइट। अगर ऐसा गिवन है, ऐसा दिया हुआ है, तो x की जगह हम रखेंगे 4, y की जगह हम रखेंगे 1, 4 + 1 = 5, 4 + 1 = 5, 5 = 5। यह आ गया। तीसरे वाला पॉइंट अगर हम रखते हैं x की जगह a और y की जगह 0, तो फाइनली आ गया a = 5। अब देखिए, मैथमेटिक्स में किसी बीच क्वेश्चन में अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है और उसमें हम इस वाले पॉइंट को अगर इस पे डालते हैं तो 5 = 5, तो इसका कोई सेंस नहीं निकलता, सेंसलेस है। तो ऐसा मैथमेटिक्स में नहीं करेंगे। वैसे हम तीनों पॉइंट को पुट कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा भी नहीं करेंगे, हम ऐसा करेंगे, क्योंकि यहां जो कोई a है उसकी वैल्यू हमें मिल रही है। तो मैं आपको यह कहना चाह रहा हूं, जब भी कभी ऐसी सिचुएशन हो तो आपको पहले से ही क्लियर हो जाना चाहिए कि अगर मैं इसको पुट करूंगा तो कुछ नहीं अपने को मिलने वाला, अगर इसको पुट करूंगा x और y की जगह तो कुछ नहीं मिलने वाला, और इसको अगर मैं पुट करता हूं तो मुझे डेफिनेटली कुछ ना कुछ मिलने वाला है। ठीक है। खैर, एक चीज का ध्यान और रखिएगा, ये हमारे पास इक्वेशन थी, इक्वेशन में x और y जरूर आते हैं। आप देखिएगा कि इस चीज को नोट करते चलिएगा कि पूरे मैथमेटिक्स में सिर्फ पॉइंट के कोऑर्डिनेट, जो x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट, यही ऐसे होते हैं कि किसी इक्वेशन में x और y को रिप्लेस करते हैं, यानी x और y की जगह वो आकर के बैठ जाते हैं। जैसे यहां पे x की जगह 2 आ गया था, y की जगह 3 आ गया था। इस केस में x की जगह 4, y की जगह 1, इस केस में x की जगह a और y की जगह 0। ये ध्यान रखिएगा। अब हमारे पास में एक क्वेश्चन है कि भाई, क्वेश्चन को देखिएगा, आप उसके कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। क्वेश्चन क्या है कि h,0 एक पॉइंट है ना, और a, b ये भी एक पॉइंट है, और 0, k। वैसे मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि इसको देखो और इसको देखो, ये चीज बिल्कुल क्लियर है कि अगर इसमें ये 0 है, y कोऑर्डिनेट 0 है, तो ये चीज बिल्कुल क्लियर है, y कोऑर्डिनेट 0 किस पर होता है, x एक्सिस पर होता है। तो अब h हमें ये नहीं पता कि h की जो वैल्यू होगी, क्योंकि h की वैल्यू में कोई भी माइनस का नंबर भी बैठ सकता है और h की वैल्यू में कोई भी प्लस का नंबर भी बैठ सकता है। अभी अपने को क्लियर नहीं है h की वैल्यू, तो हम कोई सी भी वैल्यू ले सकते हैं। तो जनरली हम प्लस की तरफ चलते हैं। तो ये h,0 अपन यहां आ गए, h,0 और 0, k, इसी तरीके से हम k को ऐसा मानेंगे कि पॉजिटिव है, तो यहां आ गए, राइट। तो यह आ गया 0, k। तो एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, इसमें कोई भी 0 नहीं है, राइट। तो हम इस पॉइंट को यहां ले लेते हैं a, b। अब देखिए आप,
क्वेश्चन है कि ये तीनों के तीनों पॉइंट एक लाइन पर गिवन है, तो ये वाली लाइन हमने कंसीडर कर लिया। तीनों के तीनों पॉइंट इस लाइन के ऊपर हमें दिए हुए हैं। फिर अपने को शो करना है कि a अपॉन एच प्लस बी अपॉन के इज इक्वल टू 1। देखिएगा जरा, ये किसी इक्वेशन का फॉर्म है ना, ये मैं बता चुका हूं आपको। सोच के देखो कि इक्वल के बाद 1 होना चाहिए, बीच में प्लस होना चाहिए, तो शायद आपको याद आ गया इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म मैंने आपको बताया था, इंटरसेप्ट फॉर्म। तो देखिए, और वो क्या होता है कि x अपॉन ये वाला इंटरसेप्ट h प्लस y अपॉन ये वाला इंटरसेप्ट k, राइट, और इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो आप देखो ना, 3 पॉइंट हमारे पास में है। इन 3 पॉइंट से मेरे को ऐसा कुछ बनाना है, और जाहिर सी बात है ये जो फॉर्म बनेगा इंटरसेप्ट फॉर्म, वो इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट दोनों से मिलकर के बनेगा, क्योंकि ये h और ये वाला k, इन दोनों से इस लाइन की जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी x अपॉन एच प्लस, और ये जो बनेगा वो बनेगा y अपॉन के इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये हो गया x अपॉन एच y अपॉन के इज इक्वल टू 1। x अपॉन एच y अपॉन के इज इक्वल टू 1। इस लाइन की इक्वेशन ये आ गई, इस लाइन की इक्वेशन ये आ गई, x अपॉन एच प्लस y अपॉन के इज इक्वल टू 1, राइट। इन दोनों पॉइंट से मिलकर के ये इक्वेशन हमने बना ली है। अब आप देखिएगा, अगर मैं इस वाले पॉइंट को इस इक्वेशन में पुट करता हूं, x की जगह x की जगह h, तो h अपॉन एच 1 प्लस y की जगह 0, तो ये 0, तो 1 प्लस 0 यानी 1 इज इक्वल टू 1। तो आप देखोगे यही वाला केस बन गया, सेंसलेस, कोई मीनिंग नहीं निकल रहा। तो इसलिए ना तो ये वाला पॉइंट रखना और ना ये वाला पॉइंट रखना, क्योंकि इन दोनों पॉइंट से तो हमने ये इक्वेशन बनाई है। तो ये इक्वेशन कहां से आ गई? इन दोनों पॉइंट से, इंटरसेप्ट फॉर्म से हमने ये इक्वेशन बना ली है। आपको कैसे पता चला? इंटरसेप्ट फॉर्म की सबसे अच्छी पहचान इक्वल के बाद 1 साफ दे रखा था ये, और 2 पॉइंट हमें ऑलरेडी ऐसे मिल गए थे जो इंटरसेप्ट भी बना रहे थे, राइट। अब यहां ऊपर x होता था, यहां ऊपर y होता था, लेकिन x की जगह a आ गया, y की जगह b आ गया। वो मैंने आपको यहां सिखाया था कि x और y को सिर्फ रिप्लेस कौन करता है? कोऑर्डिनेट्स। तो इसका मतलब इस लाइन के ऊपर जहां x और y है, इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट a, b और है, तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। तो x की जगह a रख दीजिए और y की जगह b रख दीजिए, तो आप देखेंगे वही चीज हमें मिल जाती है इन दोनों पॉइंट से। तो इक्वेशन और ये वाला पॉइंट बाद में x और y की जगह रखना। कहने का मतलब ये है कि आपको जब भी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि लाइन की इक्वेशन ऊपर पॉइंट, तो डेफिनेटली x और y की जगह ऐसा आप रख सकते हैं, और पूरे चांसेस हैं कि उस केस में हम ऐसा जनरली रखते हैं। अब देखिए, इक्वेशन की एक फॉर्म होती है जनरल फॉर्म इक्वेशन की। इस फॉर्म का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता चलता हूं। जनरल फॉर्म कैसे होती है? जैसे मैं एक इक्वेशन लेता हूं 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन मैंने लिख दी। तो जनरल फॉर्म जो होती है वो होती है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। देखो बच्चों, बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको एक बात बताता हूं कि जनरली आमतौर पर हम किसी भी इक्वेशन को ऐसे इंग्लिश में लिखते हैं। क्यों लिखते हैं मैं बताता हूं। देखो, इंग्लिश अल्फाबेट तो यहां भी आ रहे हैं x और y। आप, अगर मैं आपसे कहूंगा इन दोनों में से कौन सी इक्वेशन ज्यादा आपको सेटिस्फाई कर रही है, कंफर्टेबल फील करा रही है, तो आप कहोगे सर ये ज्यादा अच्छे से समझ आती है कि ये कोई इक्वेशन है, लेकिन ये समझ में नहीं आता। देखो मैं आपको समझाता हूं। मैं आपसे ये बोलूंगा कि बच्चों सभी इस तरीके की एक एक इक्वेशन लिखो, तो आप सोचो x और y तो सब लिख ही देंगे, लेकिन यहां पे मैंने अगर 2 लिखा है, 2 लिखा है, मैं आपको लिखने के लिए बोलूंगा तो हो सकता है आप ऐसे लिखो 5x 7y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। कहने का मतलब 5 यहां लिखना है, 7 यहां लिखना है, 4 लिखना है, ये आप अपनी मर्जी से लिखने वाले हो ना। कोई नया, कोई दूसरा स्टूडेंट उसको ऐसे भी लिख सकता है, ये लो, वो ऐसे भी लिख सकता है, यहाँ पे कुछ और भी लिख सकता है, 7 भी लिख सकता है ना। लेकिन मैं इन सब को किसी एक ही तरीके से लिखना चाहता हूं, तो कैसे लिखूंगा कि भाई x तो सब में कॉमन आ रहा है, y सब में कॉमन आ रहा है, तो x और y तो लिखा ही लिखा।
तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू है, कभी यहाँ कुछ है, कभी कुछ है, कभी कुछ है, तो इसे कांस्टेंट बोला जाता है। तो उन सबकी जगह मैंने ए लिख दिया, इन सबकी जगह मैंने बी लिख दिया, इन सबकी जगह मैंने सी लिख दिया, ठीक है। और मैंने ये कह दिया कि जो ए कॉमा बी कॉमा सी की जो वैल्यू है, वैल्यू वो सेट ऑफ रियल नंबर में से कुछ भी आ सकती है। सेट ऑफ रियल नंबर का मतलब हो गया कि जीरो भी आ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए ए की जगह हम जीरो कर दें कि 0x 5y प्लस 7 इज इक्वल टू 0, तो ये तो हो जाएगा खत्म। तो 5y प्लस 7 इज इक्वल टू 0, ये भी एक इक्वेशन है। तो देखो ए की जगह हमने जीरो रख दिया, ठीक है। हम माइनस भी रख सकते हैं कोई सी भी वैल्यूज, इसको माइनस रख दीजिए आप, माइनस का 2 रख दीजिए, x प्लस 5y, सी की वैल्यू माइनस रख दीजिए, ये लो माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं -2x 5y प्लस -7 इज इक्वल टू 0। अब आप कहोगे सर ये माइनस क्यों नहीं रहने दिया? क्योंकि हमें जनरल फॉर्म एग्जैक्ट ये है कि ax फिर प्लस by फिर प्लस c इज इक्वल टू 0, यानी बीच में प्लस भी होना चाहिए, ये जरूरी है, बीच में प्लस होगा, तो इसलिए हमने यहां पर प्लस लिखा और जो ये माइनस था इसको अंदर एडजस्ट किया। यहां पर c की वैल्यू 7 ना होकर के -7 होगी, क्योंकि प्लस के बाद जो बचेगा वो c की वैल्यू होगी। तो एक्चुअल में सही तौर पर, सही मायने में ये ही जनरल फॉर्म है। जनरल फॉर्म की खासियत होती है इक्वल के बाद जीरो होगा, बाकी सारा कुछ इक्वल से पहले होगा, बीच में प्लस होगा। और ये जो एबीसी है, एबीसी की जो वैल्यूज है ये सिर्फ कांस्टेंट है, और वो कांस्टेंट रियल नंबर में से कोई सी भी वैल्यू बैठ सकती है, प्लस की वैल्यू, माइनस की वैल्यू, जीरो, कुछ भी बैठा दो। अब मैं आपको जो बात बताने वाला हूं उस बात को अच्छे से समझना, बहुत ही बारीक नॉलेज आपको मैं देने वाला हूं, ध्यान से सुनना। देखिए एबीसी की वैल्यू यहां से कुछ भी आ सकती है, राइट, लेकिन कोशिश करना कि यहां ए और बी की वैल्यू, यानी एक्स के साथ जो बैठा है और वाई के साथ जो बैठा है, दोनों एक ही टाइम पर जीरो नहीं होने चाहिए। जैसे यहां केवल ए जीरो था, बी जीरो नहीं था। अगर मैं बी की वैल्यू को भी जीरो ले लेता तो ये भी खत्म था, एक्स वाला टर्म भी नहीं था, वाई भी खत्म था, वाई वाला टर्म भी नहीं था, केवल सी बचता, और 7 इज इक्वल टू 0 कुछ और ही बन जाता, राइट। देखो 7 0 के इक्वल हो ही नहीं सकता। और दूसरी बात, इक्वेशन में मैंने आपको बताया भी है पहले के लेक्चर में, या तो एक्स और वाई दोनों होंगे, या केवल एक्स होगा, या केवल वाई होगा, या तो दोनों होंगे, या केवल एक्स होगा, या केवल वाई होगा इक्वेशन में। ये ध्यान रखना, ऐसा नहीं होगा कि कोई भी ना हो, फिर वो इक्वेशन नहीं बनेगी, और यहाँ पे दोनों ही चले जाएंगे तो वो इक्वेशन नहीं बन पाएगी। इस बात का ध्यान रखना, या तो एक्स होगा, या वाई होगा, या दोनों होंगे, है ना। तो इसलिए दोनों एक टाइम पर जीरो नहीं हो सकते हैं। अब देखिए, अब आप कहोगे कि सर ए और बी दोनों एक टाइम पर जीरो नहीं हो सकते, क्या ऐसा हो सकता है कि सी को फिक्स कर दें और दोनों में से कोई एक जीरो और कर दें, यानी सी भी जीरो, यानी कि सी भी जीरो और मान लो ए जीरो, ऐसे ऐसे हो सकता है। देखो ए और सी दोनों जीरो, तो आप खुद देखिए ये आएगा 2y इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0, और मैं पहले भी बता चुका हूं ये एक्स एक्सिस की इक्वेशन है, तो ये भी हो सकता है। मैंने बोला ना एक्स और वाई में से कोई सा एक बचना चाहिए, बस, फिर तो कुछ भी आप कर सकते हो। ये कभी जब हम गवर्नमेंट जॉब के लिए जाते हैं, या मान लीजिए अच्छे कॉलेज के लिए जहां इंटरव्यूज होते हैं, वहां ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, ये ध्यान रखना है ना। और स्टूडेंट्स जो होते हैं इन चीजों को तैयार करके नहीं आते हैं कि एबीसी की वैल्यू रियल नंबर में से हो सकती है, ए की वैल्यू जीरो हो सकती है, बी की वैल्यू हो सकती है, लेकिन ए और बी दोनों एक ही टाइम पर एक ही जगह, राइट, जीरो नहीं हो सकते। बस किसी एक को रुकना पड़ेगा, भाई अगर आप जीरो हो तो फिर हम आपको नहीं रखेंगे, और आप जीरो है तो हम आपको नहीं रखेंगे जीरो, राइट। तो जनरल फॉर्म ये होती है। जब भी कभी आपको जनरल फॉर्म बनाना है ना, तो ये ध्यान रखना, इक्वल से पहले, इक्वल के बाद में जीरो, और सारा कुछ इक्वल से पहले आपको ले लेना है, राइट। एक होता है बच्चों इंटरसेप्ट फॉर्म, ये मैं आपको पहले भी बता चुका था और अब भी बता देता हूं। इंटरसेप्ट, इसकी खासियत क्या होती है कि कोई भी लाइन, राइट, कोई भी लाइन अगर एक्स एक्सिस के ऊपर इसने, ये देखो ये एक्स इंटरसेप्ट, ये वाई इंटरसेप्ट, तो इसकी इक्वेशन एक्स अपॉन एच प्लस वाई अपॉन के इज इक्वल टू 1। ध्यान रखिएगा, ये जो होता है ये एक्स इंटरसेप्ट, एक्स ऊपर अकेला होना चाहिए, बीच में प्लस होना चाहिए, इक्वल के बाद में 1 होना चाहिए, ऊपर वाई के साथ कुछ नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कल को अगर मान लीजिए ऐसा हुआ y अपॉन 4 इज इक्वल टू 1, तो ये इंटरसेप्ट फॉर्म अभी नहीं है,
तो इसको अपने को बनाना है 7/3, x को बिल्कुल अकेला करना है, बीच में प्लस होना चाहिए, ये -4 और इज इक्वल टू 1। तो ये हो गया फाइनली इंटरसेप्ट फॉर्म, x अपॉन प्लस y अपॉन इज इक्वल टू 1। ये हो गया इंटरसेप्ट फॉर्म, राइट, इंटरसेप्ट फॉर्म। चलिए नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म।